शुक्ला जी, डॉक्टर मृगेंद्र दुबे जी, डॉक्टर आशीष कुमार जी और आज के वक्ता सत्यनारायण पटेल जी का मैं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपने फील्ड के समस्त डाइट फैकल्टी, एपीएससी, बीआरसी, बीएससी, सीएससी अभिभावकों का, शिक्षकों का तथा विद्यार्थियों का जो नित्य दिन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। साथियों, किसी भी कार्यक्रम की सफलता तभी है जब उसे अधिक से अधिक संख्या में दर्शक देखें। निश्चित तौर से विद्यार्थियों का रिस्पांस हमारे इस कार्यक्रम के प्रति बहुत ज्यादा है। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं विद्यार्थियों से अनुरोध ये करना चाहूंगा कि आप लाइव तो देख ही सकते हैं, इसके बाद भी यह सामग्री आपको आईआईटी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहती है। वहां से आप किसी भी क्षण आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आईआईटी की टीम का अनुरोध करूंगा कि आप आगे का व्याख्यान प्रारंभ करने का कष्ट करें प्लीज। ओके, धन्यवाद रावण जी। सभी बच्चों को नमस्कार, सभी पेरेंट्स को नमस्कार, सभी टीचर्स को नमस्कार। पुनः विज्ञान पर चर्चा कार्यक्रम के 17वें अधिवेशन में आए हुए हैं। तो आज भी हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ये हम कार्यक्रम राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की मदद से एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत आईआईटी इंदौर के थ्रू कर रहे हैं। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुंचाना आपके पास, ऑनलाइन मोड में पहुंचाना, क्योंकि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उससे रिलेटेड हम कितना कर सकते हैं, कितना हम प्रयास करके आपको समझा सकते हैं, हम लोगों की पूरी कोशिश है इसके बारे में। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सत्यनारायण पटेल जी हैं, जिन्होंने पहले भी एक टॉक दिया हुआ है। शायद आपने नहीं देखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा कैसे आप देख सकते हैं। तो मैं डॉक्टर सत्यनारायण पटेल जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ, सो दैट कि आप भी भविष्य में प्रोफेसर साहब की तरह अगर बनना चाहें तो कैसे जा सकते हैं, क्या पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी ना। आज प्रोफेसर साहब डॉक्टर सत्यनारायण पटेल जी की चर्चा करेंगे, पदार्थों का पृथक्करण, इसके बारे में चर्चा करेंगे ना। तो चलिए आइए थोड़ा सा देखते हैं। डॉक्टर पटेल जी हमारे यहाँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, जिसको यांत्रिक अभियांत्रिक विभाग कहते हैं, आईआईटी इंदौर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और अगर आप इनके जीवन के बारे में थोड़ा जानें, इनके एजुकेशन के बारे में जानें, इनकी शिक्षा के बारे में जानें, देखना चाहें अगर तो आप देखिए यहाँ पे एमटेक इन्होंने मालवी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर से किया, पीएचडी आपने आईआईटी मंडी से किया। आपको रिसर्च के लिए आगे भी जर्मनी से आपको सपोर्ट मिला आगे फर्दर रिसर्च करने के लिए। फिर और भी आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, रिसर्च पेपर भी आपने बहुत सारे किया है। बहुत हम नहीं जा रहे हैं, आप जस्ट क्या करिए, आईआईटी इंदौर पे आप डॉक्टर सत्यनारायण पटेल डालिए, आपको पूरा पूरा डिटेल मिल जाएगा। और आपको जानना चाहिए कि कैसे आप फ्यूचर में कभी फैकल्टी बनना चाहें, कभी बीटेक करना चाहें, एमटेक करना चाहें, पीएचडी करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो आज डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे पदार्थों का पृथक्करण। अगर आप थोड़ा सा आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो डॉक्टर साहब ने एक पहले अधिवेशन 6 में एक लेक्चर दिया था। उसका टाइटल था भोजन यह कहाँ से आता है, भोजन के घटक। उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई थी। अगर आप थोड़ा सा जाइए तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। उसमें विटामिन के बारे में बताया है। डॉक्टर साहब गांव में, मतलब खेत में जाके छोटे छोटे वीडियो बनाए और उसको समझाने की कोशिश किया है। तो आप उस पे जाइए, हमारे चैनल पे जाइए और चैनल पे देखिए, वहाँ पे डॉक्टर साहब का नाम होगा, या तो आप भोजन यह कहाँ से आता है, भोजन के घटक होगा, या तो अधिवेशन 6 लिखा होगा। क्लिक करके आप जा सकते हैं। ऐसे भी आप जा सकते हैं। कैसे करिए, आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे डालिए आईआईटी इंदौर ईबीएसबी क्लब। ईबीएसबी मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब। तो हम लोग एक्चुअली क्या है कि आईआईटी इंदौर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने एक चैनल बनाया हुआ आईआईटी इंदौर ईबीएसबी क्लब। तो देखिए पहला जो है डॉक्टर सत्यनारायण जी का आ रहा है। तो जस्ट अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको समथिंग ऐसा कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आ जाएगा ना। ऐसा आने के बाद ये वीडियो चलने लगेगा ना। अगर आप, हाँ, आपको ये भी सूचना चाहिए कि
ये ऑटोमेटिक आपके पास आ जाए। तो क्या करिए, यहाँ पे सब्सक्राइबर का एक देखिए है क्लिक करने का, तो वहां पे जस्ट आप क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब, क्लिक करिए यहाँ पे आप, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ऑटोमेटिक आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जब भी हम कोई भी वीडियो उसमें डालेंगे या कोई भी प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले होंगे। प्लस आप ये भी करिए कि थोड़ा सा हमारा उत्साह वर्धन के लिए ये जो देखिए अंगूठा बना हुआ है ना, अंगूठा को क्लिक करिए। अंगूठा को क्लिक करेंगे तो हमारा थोड़ा उत्साह वर्धन होगा, जो डॉक्टर साहब लेक्चर दे रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ लोग लाइक कर रहे हैं। तो ये तो हमने बताया आपको सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का। तो फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे IIT इंदौर EBSP क्लब पे क्लिक करेंगे तो समथिंग आप यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ देखिए हमने बहुत सारे लेक्चर कराया है। पहला लेक्चर हमारा बहुत बड़े प्रोफेसर से हुआ, SC वर्मा जी ने टॉक दिया हुआ है। फिर उसके बाद अच्छे लेक्चर हमारे डॉक्टर राजेश जी ने, डॉक्टर संजय जी ने ये सब लेक्चर दिया हो। देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके आ रहा है। फिर इसके आगे भी आपके पूरे लेक्चर यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आप जस्ट क्या करिए, IIT इंदौर EBSP क्लब डालिए यूट्यूब पे, उस पे वीडियो पे क्लिक करिए, आपको पूरे के पूरे लेक्चर वहां पे मिल जाएंगे। तो आप पूरे पूरे लेक्चर वहां से देख सकते हैं। सॉरी। अच्छा, अब मान लीजिए आप YouTube से नहीं जा पा रहे हैं, चलिए हम गूगल पे डालते हैं। गूगल पे क्या करिए, जस्ट RA IIT इंदौर डालिए, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान IIT इंदौर। तो आपको ये पेज ओपन होगा, वेलकम टू RA क्लब EBSB। क्लिक करिए इसको, और क्लिक करके क्या आपको ये पेज खुलेगा। इस पेज पे जाके ये देखिए साइड में आपको इंफॉर्मेशन पूरा पड़ा हुआ है, जो भी हम लेक्चर करा रहे हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है। और भी आप डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए न्यूज एंड इवेंट्स है। न्यूज एंड इवेंट्स पे आप क्लिक करिए, और न्यूज एंड इवेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जितने भी लेक्चर हुए हैं सब पड़े हुए हैं। तो आप जस्ट क्लिक करिए, जो भी लेक्चर आपको देखना हो क्लिक करके देख लीजिए। क्योंकि कुछ लोग अभी जुड़े हैं तो जो पहले लेक्चर नहीं देख पाए हैं, तो यहाँ से जस्ट आप क्लिक करते जाइए, आप वीडियो देखते जाइए। फिर उसके बाद एक वीडियो देखिए एक दिन, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर वीडियो देख लीजिए। फिर उसके बाद सर्कुलेट कर दीजिए आप इसको, और भी अपने दोस्तों को भी सर्कुलेट करिए। अब हम थोड़ा सा आते हैं प्रोफेसर साहब के, डॉक्टर साहब के लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। आप अगर देखिए तो अभी हमारे मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान चल रहा है 25 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में। हमने भी सुबह आज टीका लगवाया है, इस सेकेंड डोज लिया है। तो आप भी अपने यहाँ जो भी 18 साल के ऊपर हैं सभी से कहिए, सभी को जबरदस्ती करिए, जाइए आप टीका लगवाइए। जिससे क्या होगा कि लोगों में बीमारियां थोड़ी कम फैलेंगी। उसके लिए सहयोग करिए। आप लोग अपने फादर हैं, मदर हैं, या फिर भाई है बड़े जो 18 साल के ऊपर हैं, सबको जबरदस्ती करिए, जाइए आप टीका लगवा के आइए ना। जिससे आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे, आप बचे रहेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी आप जा पाएंगे स्कूल। तो मैं अब इनवाइट करता हूँ डॉक्टर पटेल जी को कि वो हमें पदार्थों के पृथक्करण के बारे में बताएं। ओके डॉक्टर पटेल। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। और ये मेरा दूसरा लेक्चर है। तो मैं, जैसा कि सर ने पहले ही बताया है कि मेरा पहला जो लेक्चर था वो भोजन कहाँ से आता है और भोजन के घटक, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे पदार्थों के पृथक्करण की, कि अगर हमारे पास कोई दो धातु या कुछ भी कुछ भी दो चीजें हैं जो कि आपस में मिली हुई है, तो हम उनको कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तो पहले हमें पदार्थों को समझना होगा कि पदार्थ कितने तरह के होते हैं, और फिर हम उसको पृथक्करण की अलग अलग विधि के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि पदार्थ कितने तरह के होते हैं, तो पदार्थ होते हैं चार तरह के। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, और चौथा होता है प्लाज्मा। तो इन अलग अलग पदार्थों के बारे में हमारे एक दूसरे प्रोफेसर साहब ने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जाके भी थोड़ा और विस्तार से देख सकते हैं। पर मैं यहाँ पे सिर्फ इसकी परिभाषा ही दे रहा हूँ, उसके बाद हम उसको कैसे अलग करते हैं हम उस पे ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो हमारा जो मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि हम उनको कैसे अलग करें। तो ठोस क्या होते हैं?
जो ठोस पदार्थ है उसका मतलब होता है जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। तो आकार और आयतन, जैसे मान लो कि अभी आप मोबाइल से देख रहे हैं, तो मोबाइल का आकार और आयतन बिल्कुल निश्चित है। आप उसको जेब में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, ना तो उसका आकार परिवर्तन कर सकते हैं आप, ना ही आयतन। तो ऐसे पदार्थ बोलेंगे हम ठोस पदार्थ। और द्रव पदार्थ किसे बोलेंगे? जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार नहीं, जैसे कि पानी। पानी को आप जिस भी शेप के बर्तन में भरेंगे, जिस भी आकार के बर्तन में भरेंगे, वैसा आकार बन जाएगा। और गैस होता है जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। तो इसका भी हम एक उदाहरण देखेंगे। इन चारों पदार्थ किस प्रकार के बने होते हैं उसका मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया। और जो चौथा प्रकार है, ये बहुत ही कम लोग बताते हैं, वो है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? ये आनुवांशिक रूप से आयनीकृत गैस होती है। तो इसका जो भी गुण होता है, जैसे वो गैस की तरह ही होता है, बस जो उसका बनावट होती है वो थोड़ी सी गैस से अलग होती है। वो बनावट कैसे अलग होती है कि इस जो प्लाज्मा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो एक निश्चित अनुपात किसी भी परमाणु या अणु से बंधे होने की बजाय स्वतंत्र होता है। तो आप जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, ये आप अपने गुरुजन से पूछ सकते हैं, तो वो आपको आराम से बता देंगे कि ये क्या होते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग तरह का पदार्थ होता है जो हम की प्लाज्मा बोलते हैं। तो अच्छा, हमको पता लगा कि ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा चार तरह के पदार्थ होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ ठोस और द्रव पदार्थों को अलग अलग करने की। तो पहले हम एक छोटे से वीडियो से देखते हैं कि ये होते क्या है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या होते हैं? जिसका भी वजन होता है, जिसका कोई भार होता है और जो जगह घेरता है, उसे हम पदार्थ बोलते हैं। और उन्हीं पदार्थों को हम द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। तो द्रव्य क्या होते हैं? जिनका कि भार होता है, वजन होता है और जो जगह घेरते हैं। जैसे कि ये ग्लास है, इसका भी कुछ वजन है। जैसे कि ये लोहे का टुकड़ा है, इसका भी कुछ वजन है। चम्मच है, इसका भी कुछ वजन है। और ये जगह भी घेरती। मैं कहीं रखूँ तो मुझे जगह चाहिए, तो इनको क्या बोलेंगे? पदार्थ या द्रव्य। अब पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं? पदार्थ चार तरीके के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो ठोस, सबसे पहले देखते हैं हम ठोस पदार्थ कौन से होते हैं। तो ठोस पदार्थ वो होते हैं जिनको कि आप छू के उसको आप दबाओ तो ये दबते नहीं हैं, यानी कि इनका जो आकार है वो एक जैसा ही रहता है। ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका हम आकार और आयतन, क्या आकार और आयतन दोनों ही परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी कि मैं इसको दबाऊं तो ये क्या होगा? न तो दबेगा और न ही इसका आयतन परिवर्तित होगा। तो आकार जो है वो जो जैसा बना हुआ है, जैसे ग्लास है, तो एक ग्लास को आप कुछ भी करें तो इसका आकार आप परिवर्तित नहीं कर सकते और न ही इसका आयतन बदल सकते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे हम? ठोस पदार्थ बोलेंगे। अब द्रव पदार्थ कौन सा हुआ? जैसे पानी। तो पानी का क्या है? देखो, ये जो वजन है, अगर मैं बोलूं कि 2 किलो है, तो द्रव वो होते हैं जिनका कि वजन तो समान होता है। यानी कि जो इसका भार है, जो वजन है, वो तो एक तरह से फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 2 किलो है पानी, तो पानी तो 2 किलो ही है, पर इनका जो आकार है वो मैं परिवर्तित कर सकता हूँ। जैसे अभी मैंने इसके भगोने में लिया, मैं इसको लोटे में भर दिया, तो ये किसका आकार में परिवर्तित हो गया? लोटे के आकार में। अगर मैं ये एक चम्मच ली और चम्मच में ले लिया तो चम्मच में भर गया। तो इन सारे पानी को अगर मैं वजन करूँ तो कितना होगा? 2 किलो होगा, पर इनका आकार अलग अलग है। इसमें तो क्या है, देखो, इसमें अलग है, हमारा एक भगोने के आकार में है, इधर लोटे का आकार है। या फिर मैं एक छोटी सी ग्लास भरता हूँ तो ये एक गिलास के आकार में आ गया। तो द्रव वो पदार्थ होते हैं जिनका हम आकार परिवर्तित कर सकते हैं पर आयतन नहीं। आयतन और जो भार है उसको क्या बोलते हैं हम? आयतन तो उनका एक जैसा है, पर आकार, जो भार है वो तो एक जैसा है, पर उसके आकार को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। और अब तीसरी अवस्था हुई गैस की। तो ठोस का क्या हुआ? हम ना आकार परिवर्तित कर सकते हैं ना आयतन। और द्रव में आयतन तो फिक्स है, हम आकार परिवर्तित कर सकते हैं। और गैस के हम दोनों ही परिवर्तित कर सकते हैं, उनका आकार और
आयतन। तो जैसे ये मान लो ये ग्लास है, आपको दिख रहा है खाली है, पर मैं बोलता हूँ इसमें क्या है, हवा भरी हुई है। क्या बोल लूँगा मैं, हवा। अब आप सोच रहे हैं हवा तो हमें दिख नहीं रही है, पर इसमें हवा है, और हवा कैसे भरी हुई है, इस ग्लास के आयतन के बराबर। अब मैं इस हवा को का जो आकार और आयतन चेंज करना है, मैंने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। अब भी हवा भरी हुई है, मैंने इसमें डुबोया, ठीक है। अब देखो, अब क्या, अब मैं इसको उठाऊंगा, ये देखो ऊपर उठ जा रहा है, तो अब बुलबुला निकलेगा। तो वो बुलबुला क्या है, ये देखो, ये हवा थी। तो मैंने क्या किया, जो हवा थी उसका आकार परिवर्तित कर दिया है। तो जैसे ये ग्लास है, भरी हुई है हवा की, मैंने इसको डुबोया उल्टा करके ऐसे, और ये बुलबुला निकला है, ये क्या है, ये मेरी हवा है। तो ये हवा जो हुई वो गैस है। क्या है, गैस है। तो हमने देखा कि पदार्थों के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और तो जैसा कि ये हमने देखा, हमने जस्ट अभी चर्चा करी कि हमारे पास 3 तरह के पदार्थ हैं, बट लेकिन जो हमारा आज का जो ये लेक्चर है हमारे किस पे है कि उनको अलग करना। तो अब हम पदार्थों को कैसे अलग कर सकते हैं, तो पहले हम लेके चलेंगे ठोस को, कि पहले हम बात करेंगे कि ठोस को कैसे अलग कर सकते हैं। अब 2 ठोस ठोस पदार्थ भी एक साथ हो सकते हैं, या फिर एक ठोस हो सकता है एक द्रव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दोनों ही द्रव है, उनको अलग अलग करना है। तो हम इन सारी विधियों को देखेंगे। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम यहाँ देख सकते हैं कि चाय पत्ती को आप चाय से अलग कर रहे हैं। जैसे आपने चाय बनाई और चाय पत्ती को अलग करना है, तो चाय पत्ती तो ठोस हुई, और आपकी जो चाय दूध के साथ बनी वो क्या हुई, वो आपकी द्रव हुई। तो हम उसको छान के अलग करते हैं। तो हम चाय पत्ती को चाय से छान के अलग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई जल है और जल में कोई कचरा गिर गया, तो उसको भी हम छान के हम अलग कर सकते हैं। तो जल में भी अगर कोई कचरा गिर गया तो उसको हम छान के अलग कर सकते हैं। दही से अगर हमको मक्खन निकालना है, या फिर आपके पास कोई रबड़ की पेंसिल है या फिर कोई ऐसा बॉक्स है, तो उसमें से हम पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे एक अच्छा सा उदाहरण मैंने यहाँ लिया है कि सबसे पहले जो सब बहुत ही पुराना तरीका, जो सबसे पहला अपना तरीका है पदार्थों को अलग अलग करने का, कि आप अपने हाथ से लेके पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। तो उसको बोलेंगे हम हस्त चयन विधि, कि आप अपने हाथ से पदार्थों को अलग कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे गेहूं है या दाल है या कोई भी आपका अनाज है, उसमें से पत्थर के टुकड़े को हम अलग करते हैं अगर हाथ से, तो वो हुई अपनी हस्त चयन विधि। इसी हस्त चयन विधि का एक उदाहरण मैंने यहाँ दिया है कि यहाँ पे जैसे लहसुन और अरबी जो है, ये दोनों आपकी आपस में मिली हुई है। अब मेरे को लहसुन को और इस अरबी को अलग अलग करना है, तो मैंने हाथ से लेके लहसुन लहसुन को अलग कर दिया है, और ऐसे इस अरबी को भी अलग कर दिया है। पर अगर बहुत छोटा हो, ये तो क्या हुआ कि जैसे लहसुन बहुत बड़ा था और अरबी भी बहुत बड़ी थी, तो हम हाथ से बहुत आसानी से इनको अलग अलग कर पाए। पर अगर एक बहुत ही बड़ा है और दूसरा बहुत ही छोटा है, ये मान लो कि अगर ये लहसुन है और दूसरा जो यहाँ पे होता है, ये मान लो कि गेहूं के टुकड़े होते हैं और उनको अलग अलग करना होता है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि मैं कैसे करता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर उस हम दूसरी विधि का उपयोग करते हैं। तो उस विधि को बोलते हैं हम चालन विधि। तो पहली विधि थी हमारी हस्त चयन विधि, दूसरी है चालन विधि। तो हम चालन में एक छलनी का प्रयोग करके हम 2 पदार्थों को अलग अलग कर लेते हैं। पर छलनी का उपयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए कि दोनों वस्तुओं के जो माप में है उनमें अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वस्तुओं के दोनों के माप में अंतर। तो उसको हम बोलेंगे किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग हम चालन विधि द्वारा पृथक्करण में कर सकते हैं। अब इसमें भी 2 तरीके हैं कि आप एक या तो ऐसे हाथ से छोटी सी छलनी लेके छान लो, अगर और बहुत ही ज्यादा आपको छानना है तो आप एक बड़ी छलनी लगा सकते हैं। जैसे कि हमको रेत से अगर कंकड़ अलग करने हैं, तो हम एक बड़ी छलनी लगा के भी उसको अलग कर सकते हैं। तो हम इनके भी प्रयोग मैंने छोटे से बनाए हैं, उसको देखेंगे। तो पहले हम हस्त चयन का देखेंगे, उसके बाद हम चालन का देखेंगे, और इसी के साथ हम एक तीसरा भी देखेंगे, उसका है थ्रेसिंग। तो अगर ये मान लो कि हमारा
हस्त चयन विधि से भी हम अलग अलग नहीं कर सकते पदार्थों को, और फिर हम चालन विधि से भी नहीं कर पाए, तो हम करेंगे तीसरी विधि, वो है थ्रेसिंग। तो ये एक थ्रेसर आज जो ये है, ये आधुनिक जमाने का थ्रेसर है, और ये पुराने जमाने, तो जब हमारे पुराने समय में थ्रेसर नहीं होता था तो हम हाथ से ऐसे कूट के डंडों से सूखे अनाज को अलग करते थे, और फिर उसको हम हवा के द्वारा उनके छिलकों और दानों को अलग अलग कर सकते थे। तो इस विधि को हम बोलते हैं थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग का क्या मतलब हुआ? सूखे डंडों से अन्न के कणों को अथवा अनाज को पृथक करने की क्रिया को हम थ्रेसिंग बोलते हैं। तो इन थ्रेसिंग के साथ ही एक चीज और रहती है, वो है हमारी ये निष्पावन विधि। सो निष्पावन विधि का मतलब क्या है कि हम हवा के द्वारा पृथक कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे दिख रहा है जैसे भूसा और अनाज एक साथ है, ये हमारे हवा की दिशा है, तो उससे क्या हो रहा है, अनाज तो मेरा यहाँ गिर जा रहा है और भूसा मेरा यहाँ गिर जा रहा है। तो जैसा आप इस इधर देख सकते हैं, अगर मैं निष्पादन विधि का प्रयोग किया तो यहाँ पे मेरा जो गेहूं है वो तो यहाँ पे मेरे इस जगह पे गिर गया, और जो भूसा है वो अलग से बाहर निकल गया है। तो इसमें क्या वजन जो होता है इन दोनों का अलग अलग होता है। जो हमारा अनाज है उसका वजन बहुत भारी होता है, और जो हमारा ये भूसा है वो बहुत ही हल्का होता है। तो जब आप हवा लगाएंगे तो जो हल्का वजन वाला पदार्थ होगा वो उड़ के अलग हो जाएगा, और जो भारी है वो पहले गिर जाएगा। तो इस तरीके से हम दो पदार्थों को अलग कर सकते हैं, और ये जो विधि है वो क्या है, निष्पावन विधि। तो हमने कितनी विधियां देखी? हस्तचयन विधि, चालन विधि, थ्रेसिंग और निष्पावन। तो अब हम इन चारों का, ये तो हमारा हुआ कि जस्ट मैंने आपको बता दिया कि देखो ये विधियां होती, पर अब इनका प्रयोग जो मेरे पास, मैंने छोटे से वीडियो बनाए इन चारों विधियों के। अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन चारों विधियों को बताता हूँ कि इन चारों विधियों का हम दैनिक जीवन में कैसे उपयोग में लेते हैं। हम बात करेंगे पदार्थों के पृथक्करण। उसके लिए आप देख सकते हैं कि जैसे हम चाय बनाते हैं, इस चाय में जैसे मैंने अभी दूध डाल दिया है और चाय की पत्ती डाल दी है, तो अब मुझे इस दूध से चाय की पत्ती को अलग करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप ज़रा सोचिए। देखो, अब मेरी ये चाय बन गई है, तो मुझे ये चाय से अपनी चाय की पत्तियों को अलग करना है। तो उसके लिए आपको पता ही है हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। तो ये देखो हम क्या कर रहे हैं, इस छलनी की मदद से चाय की पत्ती को छान ले रहे हैं। तो हमारी जो चाय पत्ती है वो हमको अलग से मिल जाएगी। तो हमने चाय में से चाय पत्ती को पृथक कर लिया है। अब एक दूसरा प्रयोग करते हैं। देखो, मैंने लहसुन और अरवी को एक साथ किया। अब मैं इनको बोलता हूँ कि तुमको लहसुन और अरवी को पृथक करना है, तो तुम क्या करोगे, हाथ से लहसुन को और अरवी को पृथक कर लोगे। आप अब सोच रहे होंगे कि चाय की पत्ती को अलग करना और ये हाथ से अरवी और जो लहसुन है उसको पृथक करना तो बहुत आसान काम है, फिर हमें पदार्थ को पृथक करने की इतनी क्या आवश्यकता है। तो अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जैसे ये गेहूं है। अब इस गेहूं में ये देखो, ये भूसा है। अब मैं इसको अगर पृथक करना चाहूँ तो गेहूं का जो आकार है वो और इस भूसे का आकार तो एक जैसा है। तो अगर मैं चाय की छलनी जैसे अगर मैं इनको छानूंगा तो क्या होगा, मेरा भूसा भी गेहूं के साथ चला जाएगा। और अगर जैसे मैंने अरवी और लहसुन को अलग किया, अगर मैं हाथ से करूँगा तो मुझे बहुत समय लगेगा। तो अब हम इन ऐसे पदार्थों को कैसे पृथक करेंगे, तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनका आकार एक समान हो या असमान हो, उनको पृथक करने के लिए हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम 3 विधि का प्रयोग करते हैं, जो कि अब हम आगे देखेंगे। 3 विधि का नाम ऐसे हैं। पहली है हस्त चयन। जो मैंने क्या किया था वो है हस्त चयन। मैंने हाथ से अपने अलग अलग पदार्थों को अलग अलग कर दिया। ऐसे आपके घर में अगर बहुत सारे फल हैं, एक ही टोकरी में रखे हैं, तो आप उन फलों को भी हाथ से अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, मैंने क्या किया था, छलनी का यूज किया था इसका। तो
इस टाइप की जो इस तरह की जो छलनी है उससे अगर मैं पदार्थों को अलग करूँगा तो उसको बोलेंगे हम चालन विधि। तीसरी विधि है जो मैं ये बता रहा था कि हम अगर हाथ का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं और चालन का भी नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको तीसरी विधि का उपयोग करेंगे। उस विधि का नाम है निष्पावन विधि। इसका मतलब हम हवा के द्वारा इस जो भूसा है इस गेहूं में उसको अलग करेंगे। अब आप जो ये गेहूं देख रहे हैं इसमें भूसा भी है, छोटे कंकर पत्थर भी हैं। तो मैं सारी विधि का प्रयोग करके आपको ये गेहूं साफ करके दिखलाता हूं। तो सबसे पहले हम कौन सी विधि करेंगे, निष्पावन विधि। उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे अपना कूलर ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप चाहो तो एक अलग से पंखा आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं हम। तो मैंने अपना कूलर चला दिया है ये, और ये देखिए ये गेहूं है। अब मैं अगर इसके सामने रखता हूँ तो आप देखेंगे भूसा, ये देखो भूसा हवा की वजह से अलग हो जा रहा है। ये मेरा इधर कूलर है और उससे हवा आ रही है, और अगर मैं जो गेहूं गिरा रहा हूँ आप देख रहे हैं, ये देखिए भूसा जो है वो अलग हो गया है और अब मेरे को बिल्कुल साफ गेहूं मिल जा रहे हैं। देखो गेहूं अपने आप ही साफ हो गए। तो इस विधि को बोलते हैं हम निष्पावन विधि। इसका मतलब है हम पवन के द्वारा अपने गेहूं या किसी को साफ करना। तो आप देख सकते हैं मैंने निष्पावन विधि से देखो गेहूं कितने साफ हो गए। जो इसमें जो भी भूसा था अब देखो बिल्कुल साफ हो गया है। अब इसको मैं दूसरी विधि, सबसे पहले हमने निष्पावन विधि का उपयोग किया जिसमें हमने हवा के द्वारा गेहूं को साफ किया। दूसरी विधि है अब चालन विधि। तो ये जो छलनी होती है इसके द्वारा मैं गेहूं को साफ करूंगा। तो इसके नीचे जो गेहूं होंगे छोटे छोटे वो निकल जाएंगे, या फिर जो छोटा कचरा होगा वो भी निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे गेहूं और जो छोटा कचरा है वो इस विधि के द्वारा मैंने साफ कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सब हाथ से हैं, अब हम तो बहुत हमारे को तो खाने का बहुत सारा गेहूं चाहिए, उसके लिए हम गेहूं को कैसे साफ करेंगे। उस गेहूं को साफ करने के लिए हम चौथी विधि का प्रयोग करते हैं। तो हमारी तीन विधि कौन सी थी, पहली हमारी थी निष्पावन विधि, दूसरा मैंने चालन विधि जिससे मैंने छान के बताया, तीसरी थी हस्त चयन विधि। तो उसमें अगर गेहूं में छोटे कंकर पत्थर है तो उसको साफ कर लेंगे, और चौथी विधि है हम ये थ्रेसिंग। तो ये देखो ये जो बड़ा थ्रेसर है इससे हम गेहूं निकालते हैं और इसके द्वारा भी हम गेहूं को साफ कर लेते हैं। तो अब मैं थ्रेसिंग का ही आपको एक छोटा सा वीडियो और बताता हूँ कि हम थ्रेसिंग छलने लगी हुई है, उधर में थ्रेसिंग जितना साफ अनाज मिल जा रहा है। तो अपना अनाज ये था, तो हमने थ्रेसर की मदद से यहाँ पे थ्रेसर की मदद से पूरा पीस लिया और बिल्कुल साफ अनाज हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो इस तरीके से हम अपने पदार्थों को अलग कर सकते अब हम हैं। ये ऐसे ही रेत ये को हमारा कैसे रेत का है। अलग करते हैं पत्थर से, तो इसका देख रहे हैं, इसको चालन विधि बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो इससे छन के अलग गिर जा रहे हैं, और जो रेत हैं वो छन के इस तरफ गिर जा रही है। तो ये जो विधि कहलाती है। तो इस विधि में हमने क्या देखा कि जो रेत थी वो यहाँ गिर जा रही है और ये जो पत्थर है वो अलग हो जा रहे हैं। तो इसमें हमको अमाप की वस्तुएं चाहिए। तो जो हमारी चालन विधि है उसको आप कब उपयोग में ले सकते हैं, जब आपके वस्तु के आकार में अंतर हो। अगर समान आकार की वस्तुएं हैं तो हम अपने इस चालन विधि से उसको पृथक नहीं कर सकते। फिर हमको या तो दो तीन विधि यूज करना उपयोग में लेना पड़ेगा, या फिर ऐसी विधि देखनी पड़ेगी कि जैसे अगर ये भारी है हल्के है तो हमें निष्पावन विधि में जाना पड़ेगा। तो उस तरीके से हम इन पदार्थों को अलग कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम रेत में से पत्थर को इस चालन विधि से ये अलग चालन कर विधि पाएंगे। कहलाती है। इससे हम बड़े पत्थर हो गए, कोई भी ठोस पदार्थ। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास तीन देखो चार अब ये विधियों का चालन हमने उपयोग लिया। अब इस विधि में एक
छोटा सा मैंने एक और प्रयोग किया कि ये मान लो कि आपका जो दाल थी वो आटे में मिक्स हो गई, कि आप कुछ आटा निकालने वाले थे या दाल निकालने वाले थे और उस दाल जो है आपके आटे में गिर गई। अब पर आपको तो बहुत साफ दाल चाहिए मान लीजिए, या फिर आपको अच्छे से आटा चाहिए, तो तब आप क्या करोगे? तो मैंने पहले ही आटा, इस भगोने में आटा और दाल को एक साथ कर लिया था। अब मैं ये बता रहा हूँ कि हम इस दोनों को कैसे अलग कर पाए। विधि से हम दाल को पृथक कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जो मेरा आटा था वो छन के बाहर आ गया है, ये देखो और जो अब मैं मेरी बची हुई है अब ये सिर्फ दाल है। पर इस दाल के भी अभी थोड़ा बहुत आटा लगा हुआ है, तो आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो बिल्कुल ही एकदम साफ चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा दूसरी विधियों की तरफ जाएंगे। तो अभी तक हम जितनी भी 4 विधियों की बात करी थी हमने, वो किसकी विधियां थी? सिर्फ और केवल हमारे ठोस पदार्थों को अलग करने की विधियां थी। अब हम थोड़ा जाएंगे कि अगर हमारा एक पदार्थ द्रव हो तो हम कैसे अलग करें। तो इस विधि में हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने दाल और चावल को अलग किया छान के। अब आपको दाल बहुत ही साफ चाहिए, तो आप क्या करिए, अब इस दाल को वापस पानी में डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, पानी में आपका जो आटा लगा हुआ था वो घुल जाएगा और उसको फिर आप निस्तारित कर लीजिए। तो इस विधि में हम एक द्रव को ठोस से अलग कर रहे हैं। तो इस विधि को हम देखते हैं। ने दाल और आटे को पृथक कर लिया है इस, और हमको सिर्फ दाल ही वापस बैठ जाएगी। तो उस विधि को हम बोलते हैं अवसाधन विधि है। तो उसमें क्या मिल जाएगी। तो ये देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे धूल मिट्टी कुछ भी लगी हुई है, दाल है या फिर अपने चावल हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हम पानी डाल देंगे। तो पानी से क्या होगा, जो धूल और मिट्टी होगी वो इसके पेंदे में बैठ जाएगी। तो उस विधि को हम बोलते हैं अवसाधन विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? अवसाधन विधि। इसका मतलब ये देखो, जो भी इसमें धूल है मिट्टी है वो पानी के साथ घुल जाएगी, और जैसे ही मैं पानी को निकालूंगा उसको बोलेंगे निस्तारण। तो अगर कुछ भी ठोस पदार्थ है वो पानी के नीचे जैसे इसके पेंदे में बैठ गया है तो उसको बोलेंगे अवसाधन, और जब इस पानी को हम निकाल देंगे तो उसको बोलेंगे निस्तारण। तो अगर कुछ ऐसी वस्तु या चीज़ें जो हम हस्तपावन चालन या किसी ठोस पदार्थ विधि से अलग नहीं कर सकते हैं मिश्रण को, तो उस मिश्रण के लिए हम द्रव पदार्थ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पानी है वो द्रव है। तो अब इसमें से मैं ये पानी जो आपको गंदा दिख रहा है, मैं अगर निकाल दूंगा तो ये देखो अब जो मेरी दाल है वो बिल्कुल साफ हो गई। तो इसके साथ जो भी आटा लगा हुआ था वो मैंने निस्तारण विधि से अलग कर लिया है। तो अब मेरे को वापस अपनी दाल बहुत ही अच्छी मिल गई है। तो अब अभी हमने जो देखा था कि ठोस पदार्थों को कैसे अलग किया हमने। अब जैसे मैंने बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि हम ठोस पदार्थों को इन सारी विधियां जो भी मैंने आपको 3-4 वीडियो बताया उनसे अलग न कर पाए। तो मैंने लास्ट में बताया था कि हम एक द्रव लेके फिर हम उस ठोस को अलग अलग कर सकते हैं। तो उस द्रव के साथ अगर हम जो विधियां ठोस को अलग करने के लिए उपयोग में लेंगे, उसमें से 3 प्रक्रिया है जिनका नाम है अवसाधन, निस्तारण तथा निस्यंदन। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि किसी मिश्रण में द्रव मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तले में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसाधन कहते हैं। जैसे हमने जब अभी पिछले वीडियो में देखा कि एक दाल थी और एक पानी था, तो दाल क्या था, हमारे तली में बैठ गया। तो उस विधि को हमने क्या बोला, अवसाधन। ऐसा हो सकता है कि अगर पानी है उसमें मिट्टी गिरा दें तो मिट्टी कंकड़ वो भी नीचे बैठ जाएंगे और पानी आपका अलग कर सकते हैं। तो नीचे बैठने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे अवसाधन। और अगर आप पानी अलग करते हैं, जैसे कि जो बचा हुआ पानी है एक गिलास से दूसरे पानी में गिलास में निकालना है, तो उसको बोलेंगे हम निस्तारण। तो अगर रेत और जल का मिश्रण है तो रेत के भारी कण तो इसके तले में बैठ गए, तो अब हम पानी को निस्तारित कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे, उसे जल से पृथक कर सकते हैं। तो अवसाधन का क्या मतलब हुआ, उसके पेंदे में बैठ जाना, और निस्तारण मतलब हम अलग करना। और हम जैसे
सिंपल भाषा में जैसे निथारना जिसे बोलते हैं, वही निस्तारण है कि हम पानी निथार देना, तो वो निस्तारण हुआ। और निस्यंदन क्या हुआ कि अगर कुछ धूल मिट्टी कचरा पड़ा हुआ है, अगर आपको पानी ये साफ करना था, तो आप यहाँ पे एक फिल्टर पेपर या फिर आप एक जाली कुछ लगाएंगे जिससे आप पानी को छान सके, तो उसको हम बोलेंगे निस्यंदन। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइज का अलग अलग प्रयोग है। जैसे हम पहले छलनी का यूज कर रहे थे, तो वहाँ चालन विधि यूज कर रहे थे, और यहाँ पे हम फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं। पदार्थ एक ठोस को अलग कर रहे हैं दूसरे द्रव से, तो इस विधि को हम फिल्टर पेपर से कर रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं निस्यंदन विधि। तो इसका भी मैंने एक छोटा सा प्रयोग बनाया है, तो आइए हम इसका भी देखते हैं कि अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन को हम कैसे कर सकते हैं। पानी और मिट्टी अब अलग अलग करना है, तो आप वो कैसे अलग अलग करेंगे। तो ये आपको मैं छोटा सा प्रयोग करके दिखा रहा हूँ। ये भी वही विधि है जो मैंने पहले नाम बताया था आपको, उसका नाम। तो इसमें आप देख सकते हैं जो मैं प्रयोग करने वाला था कि इसमें ये मिट्टी है, ये पानी है। अब मैं मिट्टी को इस पानी में मिला दूंगा और फिर हम अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन से हम वापस पानी को अलग अलग करेंगे। तो मैं थोड़ा वीडियो देखो, आगे कर देता हूँ। तो ये सारी मिट्टी मैंने इधर तो पानी में आप डाल अब दी। मुझे इस मिट्टी से पानी को अलग करना है, तो इसके लिए मैं फिर से अपनी वही विधि का। तो इसके डालने के बाद आप देख रहे हैं कि बहुत सारी धूल मिट्टी आ गई है, पर अगर इसी को मैं 4-5 मिनट या आधा घंटा तक अगर मैं रखे रखूंगा, तो क्या होगा, जो भी मेरी मिट्टी है, धूल है, वो सब इसके पेंदे में जम जाएगी। और जब ये पेंदे में जम जाएगी तो मेरा पानी लगभग लगभग साफ हो जाएगा, और ये जो भी जो भी दूसरा तैरने वाला कचरा है, वो मैं अपने निस्यंदन से, जो फिल्टर पेपर प्रक्रिया है उससे मैं अलग कर लूंगा। तो अब यहाँ पे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये मिट्टी है और ये हमारा जो तैरने वाला ये कचरा मेरे है। ग्लास में नीचे आपका मिट्टी बैठ गई है और आधा जो पानी है ऊपर वो अलग से आ गया। तो अब मैं पानी को निस्तारित कर दूंगा, तो उससे मेरी मिट्टी और मैं पानी को अलग कर लूंगा। तो इस प्रक्रिया को हम पानी के उपयोग में भी ले सकते हैं। तो अब थोड़ी देर हो गई है, तो थोड़ी देर बाद, जैसे कि 2 मिनट बाद ही मैं ये आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि देखो जितनी मिट्टी थी, ज़्यादातर मिट्टी इसके पेंदे में बैठ गई है, और कुछ इसके ऊपर जो हल्का है वो इसके पानी के ऊपर तैर रहा है। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी ये छलनी ले लूँगा और इस पानी को मिट्टी से अलग कर दिया। ये देखो अब मिट्टी आ रही है तो मैं रुक गया। तो ये देखो अब इस ग्लास में सिर्फ मिट्टी बच गई है, तो मैंने मिट्टी और पानी को अलग कर लिया है। ये देखो, तो मेरे को अब पानी अपनी मिट्टी से अलग मिल गया। अब इसमें अभी भी थोड़ी सी मिट्टी है, अगर मैं ज़्यादा टाइम समय देता इसको तो ये मिट्टी भी पेंदे में बैठ जाती, पर मैं ये वीडियो जल्दी बना रहा हूँ तो ये सारी मिट्टी पेंदे में नहीं बैठी है। तो इस तरीके को ऐसे भी हम मिट्टी और पानी को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या हुई, अवसादन। ये जो मिट्टी पेंदे में बैठ गई, पानी भरा हुआ था, ये हुआ अपना अवसादन प्रक्रिया। और जो मैंने पानी को अलग से निकाला है, ये हुई निस्तारण प्रक्रिया। तो इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे अपने जो मिट्टी थी वो ठोस पदार्थ थी, और जो अपना पानी है वो तरल पदार्थ है, द्रव है। तो अगर ठोस और तरल हैं तो हम बहुत आसानी से इनको अलग कर ले रहे हैं निस्तारण और अवसादन विधि से। पर क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही तरल पदार्थ हो और हम अवसादन विधि से इसको अलग कर सकें? तो आइए हम इसका भी एक प्रयोग करके देखते हैं। तो जैसा कि बोला कि हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि तो अगर अब मैंने दोनों क्या किया पदार्थ है, द्रव है तो क्या मैंने करें। एक
तो अब हम जैसे पिछले वीडियो में जो हमारा सवाल था कि अगर दोनों द्रव है तो उसको कैसे अलग करेंगे, तो गिलास उसका में आप अपना देख सकते हैं। खाने का जो तेल होता है वो लिया है, तो इसमें मूंगफली का तेल है जो हम खाते हैं, या आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। दूसरा जो द्रव और तरल लिया है वो मैंने पानी लिया है। तो पहले मैंने एक तो अपना तरल था पानी, और दूसरी मिट्टी थी, और अब मैंने क्या किया है, ये दोनों ही द्रव ले लिए हैं, एक तेल लिया है और एक पानी लिया है। अब हम कौन सी विधि, निस्तारण और अवसादन विधि से ही इन दोनों को अलग करेंगे। तो मैं इनको मिक्स कर देता हूँ। मैंने पानी को और तेल को मिक्स कर दिया है, ये देखो, पानी और तेल को मिक्स कर दे रहा हूँ। अब मुझे इन दोनों को वापस अलग अलग करना है कि मुझे अपना तेल वापस चाहिए जो मैंने खाने का तेल है, और मुझे अपना पानी वापस चाहिए। तो आप इसको 15 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे, तो आपका जो पानी है वो भारी होता है, उसका वज़न ज़्यादा होता है तेल से, तो वो क्या होगा, पेंदे में बैठ जाएगा, और जो तेल है वो पानी के ऊपर आ जाएगा। ये देखो, देखो ये धीरे धीरे बीच में आपको दिख रहा है, ये धीरे धीरे तेल ऊपर आ रहा है और पानी नीचे जा रहा है। तो अगर मैं इसको 15 मिनट तक ऐसे ही रखूँगा तो ये थोड़ी देर में क्या हो, 15 मिनट बाद क्या होगा, सारा तेल मेरे को ऊपर मिल जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। तो जो हमारा ज़्यादा भारी पानी है वो नीचे है, तेल ऊपर है। तो इस प्रक्रिया में भी हम अवसादन और निस्तारण प्रक्रिया को प्रयोग करके हम दो द्रवों को भी अलग कर सकते हैं। इससे पहले हमने ठोस जो मिट्टी थी और पानी का प्रयोग करके देखा था, और अब हमने दो द्रव का प्रयोग करके देखा है कि अगर हमारे पास दो द्रव हैं तो हम उनको कैसे अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके की विधि का उपयोग हम बहुत सारी जगह करते हैं, जैसे कि हमारा जो मोटरसाइकिल में हम पेट्रोल डालते हैं, या फिर हमारी जो ट्रैक्टर है, जो हमारी जीप है, कार है, या जो भी हमारी इंजन है जिसमें भी हम ऑयल डाल के चलाते हैं, तो वो ऑयल हम धरती से निकालते हैं, और इसी अवसादन और निस्तारण प्रक्रिया के जरिए हम अलग अलग करते हैं, और हम उसका अलग अलग चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमने दो द्रवों को अलग करने की बात करी है यहाँ पे, कि हमारे अगर दो द्रव हैं, पहले हमने बात की थी एक ठोस है और एक द्रव है, तो उसको कैसे अलग करें। फिर अगर हमारे दो द्रव हैं तो कैसे अलग करें। तो हमने एक प्रक्रिया का नाम लिया अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। अब हम बात करेंगे एक और नई विधि की, उसका नाम है वाष्पन। तो वाष्पन विधि में क्या होता है कि हम जो वाष्प बनाते हैं, जो पानी है उसकी वाष्प बनाते हैं, या द्रव भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पानी हो, कोई सा भी हम जो द्रव है उसकी वाष्प बना के और उसको ठोस से अलग करते हैं, तो उस विधि को हम बोलेंगे वाष्पन। तो इसमें भी क्या हुआ कि एक पदार्थ हमारा ठोस है, एक द्रव है, पर वो जो ठोस पदार्थ है वो क्या हुआ, वो द्रव में घुल गया है। पहले जो हम देख रहे थे, जैसे मैंने एक दाल का उदाहरण लिया, एक मिट्टी का लिया, तो वो तो क्या पानी में नहीं घुलते, पर अगर मैं दाल और मिट्टी की जगह अगर मैं नमक डाल देता या शक्कर डाल देता तो क्या होता, वो उसमें ही घुल जाता। और अब उस से मैं मेरे को अगर अलग करना है मेरा पानी को नमक से, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वाष्पन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो वाष्पन विधि है उसमें क्या है, किसी द्रव को उसकी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम वाष्पन करते हैं। और इस वाष्पन विधि से हम द्रव में घुले ठोस पदार्थ को पृथक करते हैं, और इसी प्रक्रिया का उपयोग हम हमारे जितने भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि है उसको अलग अलग करने में हम इसका उपयोग करते हैं। तो जो जल होता है वो हम गर्म करके उसको वाष्प में परिवर्तित करते हैं, और ये वाष्पन की प्रक्रिया हमारी नियमित चलती रहती है। और इसी वाष्पन की प्रक्रिया का हम उपयोग करके हम समुद्र से नमक को प्राप्त करते हैं। जो हमारे समुद्र का जो नमक है उसमें बहुत ही खारापन होता है, तो उस पानी को हम क्या करेंगे, ऐसी छोटी छोटी जगह बना के उसमें भर देते हैं, और इस छोटी जगह में बना के भरने के बाद क्या होगा, जो हमारा पानी होगा वो तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, और जो बाकी बचेगा ठोस पदार्थ वो हमारे क्या बचेगा, नमक। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है
कि जो हमारा समुद्र का नमक होता है वो बहुत ही लवण वाला होता है, और इसी में से एक जो लवण है वो हमारा नमक है, और इस नमक को हम प्राप्त करने के लिए समुद्र के जल को छोटे गड्ढों में भर देते हैं, और सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और जब वाष्प बन जाती है तो जो बचा हुआ हमको मिल जाता है ठोस पदार्थ, वो क्या होगा, हमको लवण मिल जाता है। लवण को ही हम नमक बोलते हैं, और इसको हम फिर थोड़ा मशीनी प्रक्रिया के द्वारा शोधन करके हम खाने के उपयोग में हम लेते हैं। तो इसी इसका भी मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया है कि आप अगर नमक को हम पानी से कैसे अलग करेंगे, और अगर हम मिट्टी धूल मिट्टी के साथ नमक मिल गया उसको भी अलग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हमारी अच्छा प्रयोग करके दिखाता वाष्पन हूँ। की विधि है। तो इसमें हमने क्या लिया है, ये नमक है, एक ये पानी गर्म करने के लिए हमारी भगोनी है, और इसमें मैंने पानी भरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये जो नमक है वो पानी में घोल दूंगा, और फिर इस पानी को इस भगोने में लेके मैं इसको जो आप गर्म अपने करने घर वाला हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक विधि है, विधियों अब ये हम क्या लिया ये तो ये पानी है और ये मेरा नमक है। इस नमक को मेरे को इस पानी में घोलना है, और इस पानी में घोलने के बाद मैं इस भगोने में ले लूंगा। तो अब मैं इस पानी नमक को पानी में घोल रहा हूँ। नमक मिला दिया। इसको तो मैंने क्या किया है, 2-3 चम्मच मैंने पानी एक चम्मच में घोल नमक दूंगा नमक, और उसके बाद इस भगोने में तो लेके आप मैं अपनी देखेंगे कि जैसे वाष्पन कि विधि नमक के इस द्वारा पानी में इस नमक और चला पानी को जाएगा। अलग अलग करने वाला। तो मैंने तो अब ये जो नमक को नमक घोल दिया मिला है, हुआ ये पानी देखो है, अब इसमें इसको हम इस भगोने में डाल देंगे। क्या है, एक बर्तन ले लिया है, आप भी अपने घर में कोई सही बर्तन ले लो। इसमें मैंने ये नमक मिला हुआ पानी डाल दिया है। देखो अब इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं बचा है, और ये अब पानी है। इस पानी को हम अब उबालेंगे। उस प्रक्रिया को हम वाष्पन विधि बोलेंगे। तो उस वाष्पन विधि के द्वारा हम पानी और नमक को अलग करेंगे। तो ये देखो अब वाष्पन विधि के लिए हम आया था नमक का मिला हुआ वो रख दिया है। अपना एनवायरनमेंट है जो हमारे चारों तरफ वायुमंडल है उसमें चला जाएगा, और सिर्फ इसमें नमक बचेगा। तो जो पानी है वो वाष्प तो आप देख सकते हैं, ये देखो जो ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, और ये देखो पानी उबलने लग गया है। तो इसमें हमारा धीरे धीरे ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये नमक वाष्प के जरिए पानी तो अपना वायुमंडल में मिल जा रहा है, और ये हमको नमक मिलने लगेगा। तो अभी देखो, अभी जो पानी आपको साफ दिख रहा है, थोड़ी देर में नमक सफ़ेद होता है तो वो आपको सफ़ेद कलर का दिखने लग जाएगा। ये हमारे वायुमंडल में चला गया है। घूमने का मतलब ये है कि हमारा जो पानी है वो वाष्प बन के वायुमंडल में मिल गया है, और ये आपको सफ़ेद सफ़ेद कलर का दिखने लग गया है। तो ये हमारा अब नमक आने लगा है। तो ये क्या होगा, ये पानी जो है वो वाष्प बन के सारा वायुमंडल में चला जाएगा, और हमको फिर नमक मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। तो अगर पानी नमक से पानी अलग करना हो तो हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया से पानी को अलग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये देखो, आपके देखते ही देखते सारा पानी, ये देखो सारा पानी वाष्प बन के चला गया, और अब मेरा ये सिर्फ नमक बच गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये देखो। तो अब मैं आपको चम्मच से लेके दिखाता हूँ कि ये देखो कि ये हमारा जो मैंने 1 चम्मच नमक डाला था, ये देखो वापस मेरे को अपना 1 चम्मच नमक वापस मिल गया है। तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, और यही वाष्पीकरण की प्रक्रिया हम समुद्र से नमक। तो इसी कड़ी में एक और मैंने छोटा सा वीडियो बनाया। तो अभी हमने देखा तो हमने बात करी थी, ये वही भगोनी है जो मैंने अभी पानी और नमक को अलग अलग किया था।
अब पर मैंने बताया कि हमको नमक कहाँ से मिलता है, हमको मिलता है समुद्र से। समुद्र में तो आपको पता ही है रेत हो जाने कितनी कितनी चीजें मिली हुई, तो मैंने रेत भी ले ली। कि अगर ऐसा मान लो कि मैं समुद्र के पास हूँ, मेरे को जो रेत मिला हुआ नमक है, अब मैं उसको कैसे अलग करूँ, तो मैंने यहाँ पे नमक भी ले लिया है और रेत भी ले लिया है। कि कैसे मैंने वाष्पन की तो अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ, मैं वापस तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये मान लो कि मेरे को समुद्र से मिल रहा है और मैंने रेत और नमक को ये एक साथ मिश्रण बना लिया है, और मेरे को अब इनको पृथक करना है, क्योंकि हम पृथक करने की बात करें कि मेरे को रेत मिला हुआ नमक मिल रहा है, अब मेरे को इसको अलग करना है। तो मैं इस रेत मिले नमक को कैसे अलग करूँ, तो मैंने जितनी भी विधियां बताई अब हम उनका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको पानी में डाल देंगे। मैं क्या करूंगा, पानी तो डाल दिया और पानी में उसको डालने हिला पे रहा क्या हूँ हुआ मेरा, ताकि जितना ये भी देखो हमारा मैंने नमक पानी था में वो डाल पानी के में हिला रहा हूँ, तो जो भी मिल नमक जाएगा। था वो पानी में घुल जाएगा, ये और देखो जो सारा मेरी नमक रेत थी हमारा वो जो था पेंदे में वो बैठ पानी जाएगी। में तो घुल उससे क्या गया। हुआ मेरा, जो हमने बात करी थी अवसादन और जो मैंने आपको निस्तारण विधि, प्रक्रिया तो अब मैंने बताई थी, अवसादन और निस्तारण विधि निस्तारण से ये और निस्तारित कर अवसादन। लिया पानी को। तो ये तो देखो पानी को जब मैंने निस्तारित किया, आपने तो अब मेरे को नमक मिला हुआ पानी मिल गया और मेरी रेत रेत अलग बच गई है। अब इस पानी को मैं थोड़ा सा और रेत छान रेत लूंगा, थी वो अब मेरी तो अलग मेरे को हो गई बहुत है। अच्छा नमक और जो मिला मेरा हुआ नमक था वो पानी पेंदे मिल में जाएगा। और घुल के इस मेरे को नमक मिले हुए अलग पानी से की मिल गया। अगर हमको अलग और करना अब है, इस तो हम पानी को मैं जो पिछला वीडियो मैंने ऐसे ही बनाया जैसे हमने सेम वाष्पन विधि की के प्रक्रिया द्वारा हम बताई अलग कर थी सकते हैं। इसको वैसे मैं ही वाष्पन फिर की से अगर गर्म करूंगा तो मेरा प्रक्रिया को वाष्प मैं बना हुआ पानी उड़ जाएगा अलग करके और मेरे को नमक फिर तो से ये मिल मैंने जाएगा। तो ये एक यहाँ मैंने छान लिया दूसरी है। दूसरी केतली ली है जो अपने घर पर में इस होती बार है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक केतली ले रहा हूँ। केतली इसलिए ले रहा हूँ कि मैं आपको एक चीज और बता सकूं कि जो मेरा पानी गया आपके मन में है कि जो मैंने पानी और नमक को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, वो पानी भी आपको चाहिए, सिर्फ नमक ही नहीं, आपको पानी भी चाहिए। तो उस विधि के लिए हम क्या करेंगे, उसको संघनन बोलेंगे, कि उस वाष्प को भी हम ठंडा कर सके। तो अगर हम इस वाष्प को भी किसी तरीके से ठंडा कर पाए, तो हम पानी भी ले सकते हैं वापस अपना और नमक भी एक साथ। तो इसलिए मैंने ये एक केतली ताकि मैं इसके इस बार उपयोग में आपको ली है। वाष्पन विधि भी पूरी तरह तो पानी था इसमें वो मैंने सब ये छान लूं सारा पानी छान लिया है, और और अब इस जो केतली को मेरी मैं गर्म करने अलग वाला से हूँ। बर्फ है, तो बर्फ इसलिए है, ये देखो कुछ बर्फ बर्फ है, तो ये बर्फ इसलिए बर्फ है, तो बर्फ इसलिए है, ये देखो कुछ बर्फ बर्फ है, तो ये बर्फ इसलिए है ताकि जो मेरी वाष्प बनेगी वो वहाँ तुरंत ही ठंडी होके मेरे को जो वाष्प का एक गिलास पानी आपने देखा था वो मेरे को यहाँ पे वापस मिल जाएगा, और अंत में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नमक ही मेरा इस केतली में बचना चाहिए। तो ये देखो मैंने क्या किया है, इस केतल में पानी गर्म हो रहा है और मैंने यहाँ पे ये बर्फ है, ये देखो ये बर्फ है, तो मैंने इस यहाँ पे इसको ऐसे ढक दिया है। तो जो भी मेरी वाष्प आ रही है वो बर्फ से ठंडी हो जा रही है, और वही बर्फ जो वाष्प बन रही है उस वाष्प को बर्फ ठंडा कर रहा है और मेरे को यहाँ पे पानी के रूप में वापस मिल जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो मेरे को पानी के रूप में वापस ये बूंदे गिरने लग गई हैं। ये देखो ये पानी जो गिर रहा है, ये देखो ये जो मेरा इस केतल के जरिए पानी वाष्प बन के जो पहले आ रहा था जो आपको नहीं दिख रहा था वो अब यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं, देखो ये वाष्पन विधि से इस नीचे कितना सारा पानी इकट्ठा हो गया है। तो इस विधि में हमने जो केटल ली है, इसमें जो नमक मिला हुआ पानी जो रेत से अलग किया था वो था, और यहाँ पे हमने बर्फ से संघनन करके पानी को भी अलग कर लिया है। तो अगर इसका हम अंतिम देखें तो ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, क्योंकि मैंने थोड़ा लंबा वीडियो बनाया। तो अब देख रहे हैं कि मैंने कितना पानी है मैंने वापस इकट्ठा कर लिया, और अगर मैं इसका ग्लास भरूं तो लगभग आधा ग्लास पानी देखो मेरे को वापिस मैंने इकट्ठा कर लिया, जो मेरा लगभग एक गिलास पानी था। क्योंकि सारी वाष्प तो मैं इकट्ठी नहीं कर पाया पानी में, पर अगर आप बचा हुआ अपने केटल खोल के देखेंगे,
तो अंत में मेरा ये देखो केटल में जो है वो नमक भी आपको वापस मिल गया। तो हमने क्या किया, इस बार हमने नमक भी अपना प्राप्त किया और अपना पानी भी प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से भी हम वाष्पन की विधि से हमने क्या किया, नमक और पानी को अलग अलग किया है। तो आप देखेंगे ये देखो चम्मच के साथ कि देखो मेरे को इस बार एक गंदा दिख रहा है, इसलिए गंदा दिख रहा है क्योंकि इसमें थोड़ी मिट्टी मैंने डाली थी रेत की, तो उस वजह से। और इसी वजह से हमको क्या है कि थोड़े शोधन की आवश्यकता होती है। जो हमारा नमक समुद्र से मिलेगा उसमें मिट्टी धूल कंकड़ होते हैं, तो उसको हमें थोड़ा परिशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसका परिशोधन करने के बाद ही हम नमक को खाने के उपयोग में ले सकते हैं। तो हमने इस विधि में देखा कि हमने जो वाष्पन और संघनन की विधि है, इसका भी मैंने आपको भी प्रयोग करके बता दिया कि जो हमारे वाष्प बन रही है उसको आप अगर ठंडा कर देंगे तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस विधि को हम बोलते हैं संघनन विधि। तो अब मेरी अंतिम स्लाइड है इसके बाद, तो ये हम प्रयोग करके देख चुके हैं। तो ये अब हमारी अंतिम स्लाइड है और एक छोटा सा अंतिम वीडियो और है मेरे पास। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा मैं पानी घोल रहा था, नमक को पानी में घोल रहा था और देख रहा था कि कैसे अलग अलग करें। तो आपके मन में यह आ रहा होगा कि अच्छा फिर तो जितना मर्जी पड़े उतना नमक घोल दो उस पानी में। तो ऐसा नहीं है। ऐसा है कि एक मात्रा में, एक जितनी निश्चित मात्रा होती है उतना ही नमक घुलता है। तो पदार्थ को द्रव में जो हम घोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। अगर जैसे अगर पानी है तो हम उसको विलयन नहीं बोलेंगे, पर अगर मैंने क्या किया, नमक घोल दिया तो उसको क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। और यदि विलयन में पदार्थ न घुल सके तो उसे संतृप्त विलयन बोलेंगे। तो सबसे पहले ये मान लो कि एक गिलास पानी है, ठीक है, एक गिलास पानी है और उसी में मैंने एक चम्मच जो है नमक है। अगर मैंने एक गिलास पानी है, एक चम्मच नमक घोला तो वो हुआ विलयन। अब आप उसमें नमक घोलते गए तो एक समय के बाद क्या होगा, आपका नमक घुलना बंद हो जाएगा। तो उस उस पानी को बोलेंगे हम संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। तो अगर हम जल को नमक में घोलते रहेंगे तो एक निश्चित मात्रा के बाद नमक उसमें नहीं घुलेगा, तो उसको हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। और अगर इसी को हम थोड़ा और गर्म करें इसी विलयन को, तो आप इसको और थोड़ी ज्यादा मात्रा में भी आप इसमें नमक को घोल सकते हैं। और तो यही मैंने एक छोटा सा प्रयोग और करके दिखाया है। पर एक इसके साथ मैंने एक चीज और करी है कि आप जैसे सोच रहे होंगे सिर्फ पानी नमक ही क्यों घोला, अगर मैं चीनी घोलूं। अगर मैं बोलूँ कि एक गिलास पानी है उसमें आप चीनी और नमक घोलिए अलग अलग, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या ज्यादा घुलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो अब दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि अगर मेरे पास एक गिलास पानी है तो एक गिलास पानी में मैं नमक और शक्कर घोलता हूँ तो कौन सा ज्यादा घुलेगा। तो ये हमारा अंतिम वीडियो है। बोलने का हमने एक प्रयोग किया था। अब आपके मन में एक प्रश्न तो इसके लिए मैंने कितना नमक से हिलाता हूँ। एक चम्मच भरा है और एक चम्मच ये नमक डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से हिलाता हूँ। तो हमको ये देखना है कि जल कितने मात्रा में नमक घोल सकता है। नमक को इसमें घोल दिया है। अब मैं आधा चम्मच और नमक को इसमें घोलने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने चम्मच और भरा है लगभग कितना नमक घोल कि नमक इस पानी में घुलना बंद हो जाएगा। तो अगर जब पानी में नमक घुलना बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। इसका मतलब है कि हमारा जो पानी है उसकी जितनी नमक लेने की क्षमता थी वो ले चुका है, वो संतृप्त हो गया, यानी कि तृप्त हो गया, पूरा हो गया। तो इस तरह का जो हमारा ये विलयन बना है, जो पानी और नमक को एक साथ मिलाया तो उसे हम विलयन बोलते हैं। तो जो ये विलयन बन गया है वो कौन सा विलयन बन गया है, संतृप्त। अगर इसमें हम और नमक घोल सकते हैं तो उसको असंतृप्त विलयन बोलते हैं। और नमक नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा विलयन बन गया है ये संतृप्त विलयन बन गया। तो यानी
तो इसके इसका पेंदे मतलब में ये क्या है कि हुआ, ये अभी जो नमक हमारा हमको दिखने लगा है, तो इसलिए इसको हमने संतृप्त विलयन बोला है। अब से उतना ही मैंने पानी इधर एक दूसरे ग्लास में रख रखा है, तो अब इसमें मैं क्या घोलने वाला हूँ, इसमें मैं चीनी घोलने वाला हूँ। अभी हम क्या घोल रहे थे, नमक घोल रहे थे। अब अगर मैं सेम अगर यहाँ पे चीनी घोलूं, तो इसको मैंने अब क्या करूंगा, मैं इसमें चीनी घोल रहा हूँ, तो जो दूसरा ये है इसमें मैंने चीनी घोला है। तो ये जो दूसरी जो हमारा ग्लास है, एक ग्लास में मैं नमक घोल रहा था और दूसरी ग्लास में मैंने अलग अलग मात्रा में चीनी घोली है, और दोनों को मैं घोलता जा रहा हूँ। और मैंने ये बोला ना कि मेरे को ये देखना था कि इन दोनों समान मात्रा का जो मैंने पानी लिया है, किसमें मैं ज्यादा चम्मच शक्कर घोल पाता हूँ कि ज्यादा चम्मच मेरा नमक घुल पाता है। तो यही मेरा आपसे प्रश्न भी था, तो इसलिए मैंने अपना वीडियो म्यूट कर दिया है कि आप, मैं इसका जवाब नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में तो ये बता रखा है। मैं चाहता हूँ कि ये प्रयोग आप अपने बच्चों को करके दिखाएं और आप खुद बताएं कि ऐसा क्यों हुआ कि हम ज्यादा चीनी घोल पाए कि ज्यादा नमक घोल पाए। तो इस वीडियो में तो मैंने बना रखा है, तो मैं एक ये सवाल आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ अंतिम, कि ये आपको अपने घर पे कोई भी कर सकता है तो आराम से, तो ये आप अपने घर पे करके या अपने क्लास में करके बच्चों को दिखाना है, और फिर वहीं पे आपको इसका जवाब देना है। तो मैं इस वीडियो को पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसमें तो आपको बता दिया है, वीडियो में तो बता रखा है। तो ये मेरा एक अंतिम छोटा सा प्रयोग था कि हम इस विलयन को क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, और इनको हम कैसे अलग अलग करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना जो आज का क्लास है उसको समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सत्यनारायण जी। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें जो कक्षा 6, 7, 8 के विषय हैं छोटी छोटी, उसको प्रैक्टिकली समझाया। एक्चुअली हम लोग ये आज हमें लगता है घर पे करते हैं चीजें, लेकिन कभी रियलाइज नहीं करते कि कैसे हमारे कोर्स से कनेक्टेड है। तो हम सब कुछ करते हुए आज कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारे कक्षा 6, 7, 8 में जो टॉपिक्स है और जो हम करते हैं, कभी कभी खेल कूद में हम बच्चों के साथ खेलते रहते हैं और करते हैं कि कुछ एक्टिविटी, तो कैसे कनेक्टेड है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत बच्चों का बहुत अच्छा अच्छा कमेंट भी आ रहा है, और टीचर्स का, पेरेंट्स का भी। जैसे बालचंद अदोतिया बहुत सुंदर, शंकर लाल जी का आया बहुत सुंदर, वर्मा सर, राजू कुर्मी, श्रीनिवास बघेल, ममता वैष्णिया, इस तरीके से बहुत लोगों का है, यस के मानिकपुरी, राधेलाल राजपूत, इस तरीके से बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया हुआ है। सुमित गर्ग, सबको अच्छा लगा। एक्चुअली हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी अपने कक्षा 6, 7, 8 के पार्ट से, कोर्स से कनेक्ट नहीं करते हैं। उसको आपने कनेक्ट किया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, टीचर्स और पेरेंट्स भी इंजॉय कर रहे हैं। तो हमारा जो मकसद था, आई थिंक हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मृगनन जी से कि थोड़ा सा कुछ बोले सत्यनारायण जी के बारे में। धन्यवाद धीरज जी। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के विज्ञान पर चर्चा कार्यक्रम से जुड़े सभी को मेरा नमस्कार। आज पूरे ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से आज के वक्ता प्रोफेसर सत्यनारायण पटेल जी का आभार व्यक्त करता हूं मैं। आपने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पदार्थों का पृथक्करण पर चर्चा की, इसके बारे में लोगों को समझाया। आपने बताया कैसे पदार्थों को अलग कर सकते हैं। आपने बहुत ही सरल प्रयोगों से बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पृथक्करण की विधियों को समझाया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सत्यनारायण जी। जैसा आप लोगों को मालूम है, यह कार्यक्रम राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। अतः राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जुड़े डॉक्टर रावेंद्र त्रिपाठी जी, आई थिंक अभी नहीं है त्रिपाठी जी को सतत सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में इस कार्यक्रम संयोजक हमारे प्रिय प्रोफेसर नीरज शुक्ला जी, प्रोफेसर आशीष जी, प्रोफेसर अजय जी, और टेक्निकल टीम से प्रवीण जी,
एवं नीरज सोनी जी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। अंत कक्षा 6 से 8 के समस्त विद्यार्थी एवं उनके सभी अपन को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद मृगनयन जी, धन्यवाद सत्यनारायण जी। मैं सभी बच्चों से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पुराने वीडियो पे जाएं। हमारे चैनल जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब का चैनल जो है उसको फिर से देखें। उसमें आपको पुराने जो लेक्चर्स हैं बहुत अच्छे मिलेंगे, अच्छे दिखेंगे। आप देखिए, उसमें जो आप पहले नहीं देख पाए हैं उसको फिर से आप देख सकते हैं। तो उसी के साथ मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ, लेकिन फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि वैक्सीन लगाने का महाअभियान चल रहा है। तो आप अपने घर में सभी लोगों को बोलिए कि वो जाएं।